चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब चुनाव की तारीखें हैं। पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव होने हैं जो कि 27 मार्च को शुरू होगा। 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को 8 फेज के ये चुनाव होंगे बंगाल में। पिछली बार 7 फेज में 7 चरण में चुनाव हुए थे। असम की बात करें तो 3 फेज में 3 चरणों में वोटिंग होगी वहां पर 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल तीनों में एक चरण में चुनाव हो जाएंगे। 6 अप्रैल है वहां पर वोटिंग की तारीख और वोटों की काउंटिंग जो है वो 2 मई को हो जाएगी। यार इस लिहाज से कादिबनी कह सकते हैं कि 6 अप्रैल जो है वो सबसे बड़ा दिन है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि 6 अप्रैल को केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में तो चुनाव होंगे ही, साथ ही 6 अप्रैल को असम का तीसरा फेज होगा और बंगाल का भी तीसरा फेज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव हुए थे। पिछले बार कादिबनी ने बताया कि 7 चरण में चुनाव हुए थे। अखिलेश भी हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अब इस बात पे चर्चा शुरू हो जाएगी कि 8 फेज का चुनाव कराना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि पारामिलिट्री फोर्सेज जो है उसकी डिप्लॉयमेंट होगी हर जगह पर। बिल्कुल, हालांकि ये सवाल पूछा गया था मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि देखिए पिछली बार 7 चरणों में हुआ था, इस बार 8 चरणों में हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चूंकि कोरोना की परिस्थितियां हैं और साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके मूवमेंट के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, इसलिए 7 की बजाय जो पिछली बार हुआ था इस बार 8 चरणों में कराया जा रहा है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है कि जो CAPF यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होती है, ये 5 बल इसमें कि CISF, BSF आदि आते हैं, इनका डिप्लॉयमेंट, इनकी नियुक्ति, इनकी तैनाती राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे उनके साथ और जो मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यों के होंगे इनकी एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी डिप्लॉयमेंट करेगी। हम सब जानते हैं, मनोरंजन आप भी जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं कि ये कितना संवेदनशील मामला है, खासतौर से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर कि चुनाव कराते वक्त हिंसा के मामले होते आए हैं और साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस होती है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने यह भी फैसला कर दिया है कि जो तैनाती होगी, डिप्लॉयमेंट होगी, वो एक समिति डिप्लॉयमेंट का फैसला करेगी और इसलिए 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला पश्चिम बंगाल में किया गया है। जी हाँ, इस बात पे हम चर्चा और जारी रखेंगे। आप जाइएगा नहीं अखिलेश, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटेंगे और पश्चिम बंगाल पे जरूर चर्चा करेंगे। तो चुनाव की तारीखें जो हैं वो चुनाव आयोग उसका ऐलान कर चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव है। हालांकि पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे, कोविड को देखते हुए भी सिर्फ 8 ही चरण में चुनाव है, वो भी अपने आप में एक अचरज की बात है। लेकिन मनोरंजन, इस बार जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है आम लोगों की, मैं पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या जो रोज काम करते हैं उस पर उनकी बात नहीं करी, लेकिन जो लोग हैं उनकी रुचि बंगाल के चुनाव में, खासकर हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में बंगाल के चुनाव में उनकी रुचि काफी नजर आ रही है। क्यों है ऐसा? देखिए, बंगाल के चुनाव में रुचि इसलिए नजर आ रही है कि आप देखेंगे, एक बंगाल एक केरल है। केरल में रुचि उतनी नहीं है बीजेपी की, छोटा स्टेट, हालांकि वहां भी विधानसभा 100 के ऊपर है, लेकिन बंगाल में इसलिए है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिल गई और 22 सीटें जो टीएमसी को मिली, 2 सीटें कांग्रेस को मिली। तो इससे बीजेपी को लगता है कि यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा कर सकते हैं तो अब अभी 2021 में अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि इन सीटों के, लोकसभा के सीटों के, यदि मैं विधानसभा सीटों में बांटता हूं तो टीएमसी के पास 171 सीट आती है, बीजेपी के पास 116 सीट आती हैं और 294 की विधानसभा है, 248 सीटें चाहिए आपको 148 सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी 116 पा रही है, तो उसके पास अभी भी 30 सीटें का जो है वो शॉर्टफॉल, डेफिसिट। लेकिन जो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं उससे लेके अब तक कई फैक्टर्स बदले हैं, क्या उनका असर नहीं पड़ेगा इन सीटों पर? जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बंगाल में बात की,
उनसे भी बात की, जो कि मुख्य जो रणनीति करता है, जो कि अलग अलग स्टेट में जाते हैं। उनका कहना था कि हाल के दिनों में जब ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव के बाद रियलाइज हुआ, तो उन्होंने क्योंकि वहां पे एक फीलिंग है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रो मुस्लिम है, एक तुष्टीकरण करती हैं। तो एक तो जवाब ये दिया गया कि देखिए 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल में, और यदि कोई भी योजना होती है तो 100 में यदि 30 लोगों को बेनिफिट होता है, 70 हिंदू को होता है, 30 मुस्लिम को होता है, तो लोगों को लगता है कि इतने मुसलमान को हो रहा है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम उन्होंने बताई। इसको देखते हुए ममता बनर्जी ने जरूर कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है हिंदू वोटरों को मिले, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन अभी भी टीएमसी के नेता मानते हैं कि इलेक्शन टफ है, ये आसान इलेक्शन नहीं है उनके लिए, लेकिन उनको लगता है कि ग्रामीण इलाका अभी भी उनके पास रहेगा। उनका कहना है कि आप इतना जो देख रहे हैं बीजेपी का वो शहरी इलाकों में है, अब वोटिंग किस पैटर्न पे होती है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट और कांग्रेस जो है एकदम फ्रिंज एलिमेंट हो गए। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और फैक्टर मैं जानना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ममता बनर्जी का चेहरा है, लेकिन यहां से अगर आप बीजेपी से देखें तो एक के बाद एक जिस तरह से चुनावी रैलियां, परिवर्तन यात्रा जो हुआ है उसमें हमने देखा है कि सारे बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो कमर कस के उतर गए वहां पर। इसका क्या प्रभाव होगा? नहीं, लेकिन यही बीजेपी का स्ट्रेंथ भी है, और लोग जो पश्चिम बंगाल के चुनाव पे नजर रखें वो वही उसकी वीकनेस भी है। हाँ। क्योंकि बीजेपी जो है कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट आगे नहीं रख रही है। पहली बार जो ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, तो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे हो सकता है। कई जो राज्यसभा के सांसद हैं उनका नाम आगे किया गया, फाइनली बीजेपी ने कोई नाम नहीं दिया। तो ये स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ये बीजेपी का वीकनेस भी हो सकता है। दूसरी तरफ आपके पास ममता बनर्जी है, लेकिन इस खेल में यदि ओवैसी कूदते हैं तब ये खेल जो है काफी मजेदार हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी यदि बिहार में जो उनको सीटें मिली उससे तेजस्वी हार गए, क्या वही बेनिफिट ममता को मिल सकता है क्या यदि वो पश्चिम बंगाल में आते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो आएंगे तो मुस्लिम वोट में डिवीजन होगा। कई जो इलेक्शन पे नजर रखते हैं उनका कहना है कि यदि वो आएंगे तो जो असंतुष्ट मुस्लिमों का वोट लेंगे, जिससे कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसमें डिवीजन होगा, जिससे कि शायद फायदा पहुंचे ममता को। चलिए, इस पे नजर सबकी रहेगी, और जिसका काफी इंतजार था कि चुनाव की तारीखों का, इन 5 जगहों का ऐलान वो हो चुका है। अब देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पारा अलग अलग इन सभी राज्यों में तेज होगा, और लगातार हम इस पर नजर रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।